प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। सीधे आपको लिए चल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। काला जी, श्री बाबूराम जी कंबोज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, श्री पवन कुमार जी पूर्व विधायक, कृष्ण बेदी जी शाहबाद से पूर्व हमारे मंत्री, श्री रामचंद्र कंबोज जी रानिया से पूर्व विधायक, श्री रवि बातान जी, श्री बी.आर. कंबोज जी, श्री धुम्मन सिंह किरमत जी, उपस्थित सभी सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आजादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आजादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं। बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था। बचपन का नाम शेर सिंह था और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ, उस समय देश की आजादी की ज्वाला सब लोगों के मन में धधक रही थी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा और वहां देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहां हो रही थी। और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। 3 अधिकारी सीधे सीधे उस नरसंहार के और जिम्मेवार थे। शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। गोली बहुत चली, गोलियों की बौछार हुई वहां। जनरल डायर उसमें थे और इसी प्रकार से वहां अन्य अधिकारी, जनरल मोएली, सर माइकल डवायर वहां थे, एक जेटलैंड नाम के अधिकारी थे। तो ऐसे इन अधिकारियों के आदेश पर लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की। कुछ लोग गोलियों से भुन गए, बहुत लोगों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच तो गया, बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी कि वे देश के लोगों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाने का बदला लेकर के ये जो सामने दिख रहे अधिकारी हैं, इनकी हत्या करके मैं बदला लूंगा। और उस दिन से मन में तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि ये सारे विदेशी अधिकारी थे, इंग्लैंड में थे। विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के और मौका कोई ना कोई प्राप्त करते ही जनरल ड्वायर को मारना है। कहते पहले उधम सिंह नाम नहीं था, विदेश जाने के लिए नाम भी बदल लिया। उधम सिंह नाम से विदेश चले गए और वहां जाकर, जैसा अभी हमारे कर्णदेव जी सारा विषय बता रहे थे एक मीटिंग के अंदर, इन अधिकारियों को वहां पहुंचना था, जनरल डवायर को भाषण देना था। भीड़ भरा हॉल,
किताब के अंदर एक खांचा बना करके अपना पिस्टल डाल के ले गए। जैसे भाषण देकर जनरल ड्वायर बैठे, धड़ाधड़ कुर्सी पर बैठे बैठे 3 गोलियों से मार दिया और हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के अंदर जो कत्लेआम देखा है उसका बदला गोलियां चलाकर जनरल ड्वायर को मार करके बदला ले लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ते ही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह। उन्हें नाम अपना उधम सिंह उस समय नहीं बताया, राम मोहम्मद सिंह। पास में जो और लोग थे उन्होंने पूछा हल्के से, तुम्हारा नाम उधम सिंह है, तुमने राम मोहम्मद सिंह क्यों बताया? कहने लगे, देखिए मेरे देश के लोगों को मैं इस नाम से जगाना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको इस एक नाम से जगाया जा सकता है। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए। मन में उस समय विचार था, मेरे देश के लोग जागृत कैसे हों। ये दिन 1940 13 मार्च का था। 1940 के बाद हम देखते हैं कि इस देश के अंदर उस समय कितना क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी उस समय किया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध उस समय हुआ। देश को किसी भी तरीके से आजाद कराना है। क्रांतिकारी भी उठ खड़े हुए। शांति दूत महात्मा गांधी की यात्राएं भी उस समय शुरू हुई। सारे देश में जन जागरण चल रहा था। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया और देखिए उनकी चुस्ती फुर्ती, 2 दिन के अंदर अंदर दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी और 4 महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई 1940 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है। हमको इस अंग्रेज को यहां से भगाना है, देश को आजाद कराना है। ये मैं समझता हूं उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते। आखिर आज हम खुली हवा में आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो केवल ऐसे बलिदानियों के बलिदान के कारण से ले रहे हैं। इंग्लैंड की धरती पर यानी भारतवर्ष से बाहर क्रांतिकारियों में किसी का इस प्रकार का फांसी से फंदा चूमने का ये इनका दूसरा उदाहरण था। उससे पहले मदनलाल धिंगड़ा भी कर्नल वाहेली को मार करके उन्होंने भी फांसी का फंदा वहीं चूमा था। ये उस समय के इतिहास भरे पड़े हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं। देश आजाद हो गया है, लेकिन आजादी के बाद एक बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि इस देश को इतना मजबूत करना है कि अब दोबारा से दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था भारतवर्ष के ऊपर टेढ़ी नजर से न देखे। उस समय हमारे लिए नारा होता था, देश के लिए मरना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, आज देश हमारा आजाद है। आजाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं, एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है।
दुनिया में हमारा देश आजादी के बाद जिस गति से आगे बढ़ जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही। हम और जापान एक साथ आजाद हुए थे, एक आध साल के अंतर में। जापान अपनी देशभक्ति के सहारे दुनिया के अंदर आज पहले 5-7 स्थानों के अंदर ही अपना नाम कमा गया, क्योंकि जन जन में देशभक्ति की भावना थी। लेकिन हम लगातार देश की आजादी के 60-65 साल तक स्वार्थ में डूबे रहे। हमारी शिक्षा वैसे नहीं हुई, हमको उस प्रकार की दिशा नहीं दी गई। हमारे राजनेताओं ने उस ओर सोचा नहीं। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। और अगर देश का भला करना है तो जो सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, हमको जनहित में सारे काम करने होंगे कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और जनता अगर आगे बढ़ती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। अब जनता में भी बहुत वर्ग हैं, अलग अलग, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मध्यवर्गीय भी हैं। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा कि अगर आप देश को सुखी देखना चाहते हो तो आपका प्रोग्राम बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम होगा आगे जाकर के। क्योंकि उस समय विपक्षी दल के अंदर वो राष्ट्रीय जन महासचिव थे। राष्ट्रीय महासचिव होके नाते पार्टी अगर कहीं राज्य में आती है तो क्या प्राथमिकता होंगी, ये हमारे पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज की अंतिम बिरादरी, समाज का अंतिम जो पिछड़ा हुआ इलाका, काम के नाते, व्यवसाय के नाते जो ऐसा वर्ग जिसके व्यवसाय को आगे बढ़ाना आवश्यक है, जब तक इन सब नीचे से लोगों को बढ़ा करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज सुखी नहीं हो सकता। हमारा सबका दायित्व है जो हमारे पीछे रह गया उसको साथ लेके आगे बढ़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसको कहते हैं अंत्योदय। ये बात तो ठीक है, हर कोई आज आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने में एक होता अपने साथी को, पीछे वालों को भी कहें आओ आगे बढ़ो, और एक होता है जो आगे चले गए उनको पकड़ के पीछे खींचो, मैं आगे बढ़ जाओ। हम प्रतियोगिता करें, हम कंपटीशन करें, लेकिन सबको साथ लेके जो पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाएं। ये नहीं है जो आगे बढ़े हुए उनको पकड़ो, उनको बैठाओ, उनको खींचो, टंगड़ी मारो, फिर हम आगे बढ़े। ये स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है। मित्रों, भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के बलिदान से हमको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। इनके विचार को समाज के जन जन तक पहुंचाना ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है। जब हमने सरकार बनाई, लोग जातिवादी की बहुत बात करते थे, उसी आधार पर राजनीति